हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी स्नेट मेंटर गाइस। आज हमारी रिवीजन सीरीज 4.2 की क्लास नंबर 4 है। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन फॉर पेपर 1 ओनली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस जो इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक है, बस हम उन्हीं को इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस ये जो सीरीज है आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तक एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले मैं 3 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूं, तो गाइस इस कंप्लीट सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। तो इससे पहले की 3 क्लासेस जो हो रखी है उनको भी आप देख सकते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके अलावा हमने आप सभी के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। इनफैक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको क्विज फ्री में क्विज वगैरह करवाता रहता हूँ, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। क्लासेस के जो लिंक होते हैं टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इन सभी के जो ज्वाइनिंग लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिए हैं। आप 100 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की क्लास भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको केवल एग्जाम टारगेटेड कंटेंट ही डिलीवर किया है। इस क्लास का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इस क्लास को भी जरूर गो थ्रू करें अगर अभी तक गो थ्रू नहीं किया है। गाइस इससे पहले हम क्लास में आगे कंटिन्यू करें, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि हमने एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है, हमने एक रिवीजन बैच स्टार्ट किया था जिसमें कंप्लीट कंटेंट को डिजाइन इस तरीके से किया गया था कि पेपर 1 का कंप्लीट कंटेंट आप मिनिमम टाइम में फिनिश कर लेंगे, वो भी मिनिमम फीस के साथ। तो आप इनरोल कर सकते हैं, अभी भी ये कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा एक हमने 30 डेज वाला कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, अलॉन्ग विद द लेक्चर्स एंड मॉक पीडीएफ आपको हम मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। गाइस देखो, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट किस तरीके से कवर किया जाए, इसी बात को फोकस करके हमने इन सभी कोर्सेज को डिजाइन किया हुआ है। तो गाइस देखो, पेपर 1 के अलावा हम आपको कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस भी पढ़ाते हैं, तो आप चाहें तो कॉम्बो कोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट दिसंबर 2026 के लिए हमने 6 मंथ वाले कोर्स भी अवेलेबल करवा दिए। अगर आप 6 मंथ इनरोल करते हैं तो इसमें आपका जून वाला एग्जाम भी कवर हो जाएगा और दिसंबर वाला एग्जाम भी कवर हो जाएगा। तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स की जो लैंग्वेज है वो बायलिंगुअल रहती है, चाहे लेक्चर्स हो, पीडीएफ नोट्स हो या फिर आपके मॉक टेस्ट हो, सब कुछ ही बायलिंगुअल रहता है। तो गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो कंप्लीट जो कंटेंट कंप्लीट कोर्स है हमारा इसी ऐप में अवेलेबल है। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं क्लास को। गाइस देखो, इससे पहले क्लास कंटिन्यू करें, मैं आपको दिखा दूं कि कम्युनिकेशन वाली यूनिट से अब इस तरह के क्वेश्चन भी आने लगे हैं आपके एग्जाम में। दिस इज योर पीवाई की क्वेश्चन है, यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, अभी रिसेंटली पिछले सेशन का ही क्वेश्चन नहीं है गाइस। ऐसे देखो, क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ रिलीज ऑफ द फॉलोइंग फिल्म। आप गाइस देखो, फिल्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनने लगे क्योंकि आपके कम्युनिकेशन के अंदर मास मीडिया वाला एक टॉपिक है और मास मीडिया में फिल्म भी आ जाती है। तो उस वाले टॉपिक से इस तरह का जो क्वेश्चन में पूछा गया था, इसमें ये पूछा गया था कि बताओ भाई, करेक्ट क्रोनोलॉजी बताओ कि कब जो है कौन सी अर्लीस्ट से लेटेस्ट में सबसे पहले कौन सी मूवी आई, सबसे बाद में कौन सी मूवी आई। तो आला मारा हो गई, 2 बीघा जमीन, राजा हरिश्चंद्र, गरम हवा और शोले। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमें देखने को मिला है। इसका गाइस देखो, जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। पहले आई राजा हरिश्चंद्र, फिर आई आला मारा, फिर आई 2 बीघा जमीन, फिर आई गरम हवा, उसके बाद आई शोले। तो गाइस देखो, यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे ना इस तरह के क्वेश्चन में, तो इससे ये आइडिया लगता है कि देखो ई सबसे लास्ट में है 3 बार, इसका मतलब बहुत हाई चांसेस है कि ऑप्शन इन तीनों में से कोई एक होगा। तो आप फर्स्ट ऑप्शन को ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगा करके आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। ऐसे आप देखेंगे ए यहाँ पर 2 बार है ना, और इस तरीके से तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ में कोई एक ऑप्शन होगा जो कि फोर्थ आंसर है भी। तो इस तरीके से जब अगर क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता कि कौन सी मूवी कब आई, तो कुछ इस तरीके से भी चीजें अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे, दिमाग लगाओगे थोड़ा सा लॉजिकली, तो मतलब ऑप्शन के करीब पहुंचा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट आपको ऑप्शन पता चल ही जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 1 या 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो इस तरीके से आप बहुत ही क्लोज पहुंच सकते हो अपने आंसर के। तो थोड़ा इस तरीके से दिमाग लगा सकते हो। ऐसे देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जो कि आपको एग्जैक्ट वहां पर दिमाग लगाने से बात बनेगी। आप कितना भी पढ़ लो फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर बनते हैं जो कि वहीं पर सॉल्व होंगे, आपको लॉजिकली सोचना ही पड़ेगा। वैसे गाइस मैं बता दूं कि मैंने आप सभी के लिए एक इस टॉपिक के ऊपर भी क्लास ले रखी है। फिल्म सिटी एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, या फिल्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके ऊपर क्लास ऑलरेडी मैंने ले ली है। तो इस क्लास को आप जरूर देखें जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, मतलब सभी के बाकी हैं अभी तो फिलहाल, बट इस क्लास को जरूर देखें आप। तो इस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले, इससे जो आपका एटलीस्ट वाला टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम कुछ पीवाईक्यूज भी बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। तो गाइस देखिए, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था लास्ट सेशन में, इसमें आपके इस यूनिट के अंदर, कम्युनिकेशन यूनिट के अंदर जो मास मीडिया टॉपिक है, मास मीडिया,
इसके अंदर से क्वेश्चन बना था, यानी कि मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे गए थे आपके एग्जाम में। तो कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। सो गाइस, लुमियर ब्रदर्स नोन एज द इन्वेंटर ऑफ द सिनेमेटोग्राफ, तो ये नाम आपको याद रखना है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। इंट्रोड्यूस्ड मोशन पिक्चर टू इंडिया, द फर्स्ट इंडिजिनियस इंडियन साइलेंट फिल्म वॉज राजा हरिश्चंद्र, तो ये भी आपको याद रखना है। वॉज प्रोड्यूस्ड बाय दादा साहेब फाल्के इन 1913, तो ये ईयर भी आपको याद रखना है। ही इज क्रेडिटेड विद फिल्म सच एज मोहिनी, भस्मासुर एंड सत्यवान सावित्री, एंड इज हेल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, किनको? दादा साहेब फाल्के, और इनके नाम से अवार्ड भी दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रहता है वो। इन 1917 ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद डायरेक्टिंग द फर्स्ट बॉक्स ऑफिस हिट जिसका नाम था लंका दहन। आला मारा, डायरेक्टेड बाय अर्दशीर ईरानी एंड प्रोड्यूस्ड बाय द इंपीरियल फिल्म कंपनी, वाज द फर्स्ट टॉकिंग फिल्म इन 1931। 1931 में पहली टॉकिंग फिल्म बनी इंडिया में जिसके अंदर वॉइस भी थी, तो वो थी आला मारा। तो ये नाम आपको याद रखना है, किसने डायरेक्ट करी, कब बनी, ये भी आपको याद रखना है। जो पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, केवल वीडियो थी, इसके अंदर ऑडियो नहीं थी, केवल वीडियो चल रही थी, बस इसके अंदर आवाज नहीं आ रही थी। तो इस तरीके से पहली फिल्म पूछी जाए विदाउट वॉइस तो राजा हरिश्चंद्र, और विद वॉइस तो आला मारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन 1950 में बना, तो ये भी आपको याद रखना है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये बना, ये है न्यू दिल्ली में, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो काफी इंपॉर्टेंट गाइस, याद रखिए कि न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश्ड है ये। अच्छा, कौन से ईयर में इसको बनाया गया, एनएसडी को कौन से ईयर में बनाया गया था, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जो आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, इंतजार रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए अगर आपको पता है तो। फर्स्ट कलर फिल्म अगर बोला जाए कि इंडिया की फर्स्ट कलर फिल्म कौन सी थी, तो किसान कन्या थी, 1937 में बनी थी। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड कलर फिल्म इन इंडिया। द फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय मोती गिदवानी एंड प्रोड्यूस्ड बाय अर्दशीर ईरानी। सिने कलर प्रोसेस के थ्रू इसको बनाया गया था। सोहराब मोदी झांसी की रानी वॉज द फर्स्ट टेक्निकलर पिक्चर, टेक्निकलर पिक्चर बोला जाए जो कि 1953 में रिलीज किया गया, झांसी की रानी। और अगर सिने कलर प्रोसेस के थ्रू बनाई जाए पहली फिल्म तो किसान कन्या थी, जो कि 1937 में थी। तो वैसे भी देखा जाए तो 1937 पहले आएगा और 1953 बाद में आएगा, तो पहले किसान कन्या ही आएगी। लेकिन अगर ये स्पेसिफिकली वर्ड बोल दिया जाए कि टेक्निकलर का यूज करते हुए, तो उस केस में झांसी की रानी हो जाएगी, अगर ये वर्ड यूज किया जाए तो। इसके अलावा देखो गाइस, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए थे पिछले सेशन में, यहाँ पे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2 बीघा जमीन के ऊपर, ये बिमल रॉय ने डायरेक्ट की थी, और ये वाज द फर्स्ट फिल्म, इंडियन फिल्म टू रिसीव एन अवार्ड एट द कांस फिल्म फेस्टिवल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फिल्म है, इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। सत्यजीत रे की पत्थर पंचेली वाज द अनदर वेल नोन फिल्म टू विन अ कांस अवार्ड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन चुका है कि पत्थर पंचेली को किसने डायरेक्ट किया था, तो सत्यजीत रे ने डायरेक्ट किया था। मदर इंडिया नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर अवार्ड के लिए 1957 में, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। नेशनल फिल्म अवार्ड 1954 में स्टैब्लिश किया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू द इंटरनेशनल सिचुएशन, एंड द इनॉग्रल अवार्ड वाज हैंडेड फर्स्ट टाइम टू द मराठी फिल्म श्यामची आई। तो गाइस जो इनॉग्रल अवार्ड था वो पहले दिया गया मराठी फिल्म श्यामची आई को, तो स्टार्टिंग में जो सबसे पहला अवार्ड जो मिला वो इसी मूवी को मिला था, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा सोहराब मोदीज फिल्म मिर्जा गालिब वाज द फर्स्ट टू अर्न द प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल इन 1954। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट गोल्ड मेडल किसको मिला था, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, तो वो कौन सी फिल्म थी, मिर्जा गालिब। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के, द डॉयन ऑफ इंडियन सिनेमा एंड थिएटर, डेड इन 1969, एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन हिज ऑनर। तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के नाम से जाना गया। इसके अलावा अगर 3D फिल्म की बात की जाएगी, इंडिया की फर्स्ट 3D फिल्म कौन सी थी, तो वो थी आपकी डियर कुट्टी चत्तन, मलयालम फिल्म थी। छोटा चेतन वाज हिंदी टाइटल फॉर दिस फिल्म। तो ये याद रखना कि किस मतलब सेंस में पूछा गया, मलयालम के सेंस में, फिर हिंदी की फिल्म वही थी, बस हिंदी टाइटल इसका छोटा चेतन था। अनदर इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी वाज डॉल्बी साउंड, और विच वाज प्रेजेंटेड टू द इंडियन ऑडियंस थ्रू विदु विनोद चोपड़ा, जो कि फिल्म का नाम था 1942 अ लव स्टोरी। तो इनके द्वारा पहली बार डॉल्बी साउंड का यूज किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा पैरेलल सिनेमा चल रहे थे, मतलब एक होता है मेन सिनेमा जो कि स्पेशली हिट फिल्म देने के लिए बनाया जाता है, और एक होता है कि एक सोसाइटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसको मतलब नहीं होता कि हिट होगी नहीं होगी, लेकिन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करे वो। तो इस तरह का सिनेमा चलता चलता रहता है, पैरेलल सिनेमा बोलते हैं इसको हम लोग, है ना।
टू गुड सिनेमा एंड एक्सपेरिमेंट विद आर्ट इवन इफ दे वर नॉट कमर्शियली वाइबल। कमर्शियली वाइबल नहीं, बट फिर भी उनको बनाया गया क्योंकि वो समाज का एक आईना दिखा रही है, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इस तरह की फिल्मों को लेकर के। आज के टाइम पे अनुराग कश्यप को माना जाता है पैरेलल सिनेमा का अच्छा डायरेक्टर, अनुराग कश्यप को, क्योंकि उनकी फिल्में जो हैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं और थोड़ा सा अलग हटके होती है। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है इन्हीं की फिल्म थी, डायरेक्टर थे। इसके अलावा आप देखेंगे और भी कुछ ऐसी मूवीज हैं जो कि थोड़ा सा मेन सिनेमा से हटके बनाई गई हैं, तो वो भी इन्हीं ज़्यादातर फिल्में जो है इन्होंने डायरेक्ट करी हैं। ऐसा नहीं कि बस यही कर रहे हैं, और भी लोग कर सकते हैं। सत्यजीत रे हु डायरेक्टेड अपू ट्रायोलॉजी, जिसका नाम था पत्थर पंचोली, अपू संसार एंड अपारजीतो। सत्यजीत रे ने ही बनाई थी तीनों फिल्में, और इनको मेन पैरेलल सिनेमा मूवमेंट के लिए अच्छा माना जाता है, मतलब एक हिट माना जाता है इस कदम की तरफ। इंडियन सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 में बना, इनेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू रेगुलेट फिल्म सर्टिफिकेशन। उसके बाद से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इसके अंदर ही स्टैब्लिश किया गया, और सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो गया, सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता है जिसको। ओनली एक्सेप्शन टू सीएफसी फिल्म, जो कि स्पेशली दूरदर्शन के लिए बनाई गई हो, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग एंड इट्स ऑन सेट ऑफ रूल्स एंड एग्जाम्स इन सच फिल्म। तो दूरदर्शन के लिए अगर कोई फिल्म बनाई गई स्पेसिफिकली, तो उसके लिए सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं है, अदरवाइज फिर यहाँ सर्टिफिकेशन जो लेना है वो जरूरी है। अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म कौन सी अब तक इंडिया में, मतलब बॉलीवुड में, तो दंगल है, जिसने 1914 से लेकर 2200 करोड़ के आसपास कमाए थे। इसके बाद नंबर 2 पे आती बाहुबली, और जो कि इतने कमाए थे। तो ये जो बेस्ट टॉप फिल्म रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें हॉलीवुड की बेस्ट, मतलब अब तक की जो हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी रही है, अवतार रही है, जो कि 2009 में रिलीज की गई थी। इसके अलावा एवेंजर जो है वो सेकंड नंबर पे आती है, एंड गेम वाली। तो ये दो बेस्ट, मतलब बेस्ट नहीं तो कह सकते हो कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही है अब तक की। तो ये जो फैक्ट है वो आपको याद रखने का इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मूवी से रिलेटेड। जो कम्युनिकेशन का एक मॉडल जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है पहले भी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। तो इसके अंदर जो शैनन वीवर मॉडल है, इसको आप एसएमसीआर मॉडल भी कह सकते हैं आप लोग, तो मतलब उससे मिलता जुलता ही है ये भी। इसके अलावा एक लीनियर मॉडल है, सारे मॉडल जितने भी हैं कम्युनिकेशन के ऑलमोस्ट सब एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्टिंग में क्या होता है, एक सेंडर होता है जो मैसेज सेंड करना चाहता है, इन्फॉर्मेशन सोर्स इसी को कहा जाता है कि यहीं से इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट होगी, स्टार्ट होगी। इसके बाद मैसेज को इनकोड किया जाएगा, मतलब आपके माइंड में जो थॉट आए हैं उस थॉट को आप वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, और इसी को वर्ड्स में कन्वर्ट करने को कहा जाता है इनकोडिंग। आपने इनकोड कर दिया, उसके बाद ये जो आपने मैसेज इनकोड किया है इसको चैनल के थ्रू आपको आगे तक पहुंचाना होता है, क्योंकि एक पर्सन यहाँ पर है तो वो पर्सन दूसरे पर्सन तक तभी मैसेज पहुंचा पाएगा जब बीच में कोई चैनल चैनल होगा। चैनल मतलब जैसे आप टेलीफोन के थ्रू बोल सकते हो, या फिर एक चिट्ठी लिख करके बता सकते हो, या मेल कर सकते हो, या एनी अदर चैनल, कोई भी चैनल हो, है ना। इसके बाद जो है आपका डिकोडर आता है। डिकोडर में क्या होता है, जो भी मैसेज है वो उसको मतलब रिसीव करने से पहले उसको डिकोड करता है, मतलब उसको समझने से पहले जो रिसीवर है उस मैसेज को पहले डिकोड करता है। जब आपके हाथ में चिट्ठी आएगी तो डायरेक्ट आप उस चिट्ठी को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको शब्द पता होंगे तो आप इजीली उनको पढ़ पाएंगे। इसका मतलब है कि आपने उस मैसेज को डिकोड किया, पढ़ लिया, समझ लिया कि आपको वहां पे क्या बोला जा रहा है। तो जब ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है तो अब यहाँ पर कंप्लीट जो आपका कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है जब रिसीवर फीडबैक दे देता है। फीडबैक देना जरूरी है इस मॉडल के अंदर। तो जैसे फीडबैक जाएगा रिसीवर तक कि हाँ, सेंडर तक कि हाँ मुझे मैसेज जो है वो आपने जो भेजा था वो मुझे रिसीव हो चुका है, तो तब जो है ये मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे बीच में एक नॉइस का कंसेप्ट है। नॉइस का मतलब है कि जो चैनल है यहाँ पर कोई बाधा आ सकती है, कोई बैरियर आ सकता है जिसकी वजह से मैसेज कंप्लीट तरीके से ना पहुंच पाए, तो इसको नॉइस कहा जाएगा। जैसे अगर आप टेलीफोन पे बात करो तो हो सकता है कि नेटवर्क की दिक्कत हो जाए, या अगर आप चिट्ठी लिख करके भेज रहे हो तो हो सकता है कि बीच में कोई चिट्ठी आपसे चिट्ठी जो है फट जाए, या कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो समझ में ना आए, भीग जाए पानी में, इस तरीके से। तो इस तरीके की जो है नॉइस वो क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से कंप्लीट मैसेज जो है वो पहुंच नहीं सकता है, नहीं पहुंच सकता है, भाई पहुंचेगा तो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगा। देखो गाइस, एक ये क्वेश्चन है जो कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछा गया है, और ये आप कह सकते हो कि आईसीटी और कम्युनिकेशन का मिक्सअप कह सकते हो। वैसे तो इसको कम्युनिकेशन का ही क्वेश्चन कहेंगे, कम्युनिकेशन वाली यूनिट से ही क्वेश्चन है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि आप कम्युनिकेशन के जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है आपने सारे पढ़ लिए, फिर भी इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप उस सिलेबस के टॉपिक को पढ़ने से नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिकली सोचना पड़ेगा। तो बोला गया कि कौन सा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। स्मार्टफोन है,
ईमेल भी है, व्हाट्सएप भी है, ये सभी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, मतलब इस पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी हम कम्युनिकेट करते हैं, ईमेल के थ्रू भी करते हैं, स्मार्टफोन के थ्रू भी हम कॉल पे बात करते ही है ना। न्यूज रीडर जो है एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। न्यूज रीडर इज ए पर्सन जो न्यूज रीड करता है आपके सामने बैठ करके, चाहे वो न्यूज़पेपर की न्यूज हो या फिर कोई हेडलाइंस वगैरह वगैरह हो, तो वो हो जाएगा ना। तो इसके यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको एग्जाम में ही थोड़ा लॉजिकली सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा और क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इससे डरने घबराने की बात नहीं है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो एक छोटा सा मॉडल था जिसको हमें डिस्कस करना था, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। सो देयर आर मैनी बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसे फिजिकल बैरियर हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर, ऐसे काफी सारे बैरियर होते हैं। हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट जो हैं उनके लिए भी यहाँ पर कंटेंट है, तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में करूंगा, तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो जो पहला है वो है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है? दीज आर थिंग्स दैट कीप पीपल अपार्ट सच एज क्लोज डोर्स। दरवाजा बंद है और अगर आप यहाँ से कुछ बोल रहे हो और कमरे का गेट बंद है, आगे तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसका मतलब ये क्या एक फिजिकल बैरियर कहलाएगा। हाई क्यूबिकल वॉल्स हो गई, ब्लॉक्ड ऑफ एरियाज हो गए, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड रिसीवर कैन ऑल्सो बी ए फिजिकल बैरियर। अगर आप बहुत दूर खड़े हैं तो आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे खड़े हो तो आवाज नहीं पहुंचेगी आप तक, पास में होनी चाहिए। तो इस तरह के जो बैरियर्स हैं इसको फिजिकल बैरियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका फिर साइकोलॉजिकल बैरियर। अभी साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं? ये मेंटल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, इससे रिलेटेड होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, मतलब कोई आपसे बात कहीं भी नहीं कंप्लीट लेकिन आपने उसको मतलब निकाल लिया। कई बार ऐसा होता है ना, हम जल्दबाजी में कोई बात बोल रहा है उसके बाद हमने पूरी सुनी भी नहीं है और उसका मतलब निकाल लिया हमने, तो इसका मतलब वो प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन है। व्हेन द रिसीवर जंप्स टू कंक्लूजन अबाउट अ मैसेज बिफोर फुल्ली अंडरस्टैंडिंग। आपने पूरा मैसेज समझा नहीं, सुना नहीं पूरी बात, लेकिन आपने कंक्लूजन निकाल लिया, आपने रिजल्ट या फिर कह सकते हो निष्कर्ष निकाल लिया आपने। लैक ऑफ अटेंशन, कई बार हम क्या होता है हमारा माइंड कहीं और चल रहा होता है, हमारे पर्सनल इश्यूज होते हैं। आपका अगर ब्रेकअप हुआ है तो उस केस में आपसे कुछ बोला जाएगा, तो हो सकता है कि आप प्रॉपर तरीके से बात ना समझ पाओ, या अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया है या फिर आपका माइंड अभी सही नहीं, तबियत खराब है, बुखार हो गया है, तो आपका लैक ऑफ अटेंशन हो जाएगा, मतलब आपका ध्यान नहीं क्या बोला जा रहा है। जैसे क्लास में होता है, क्लास में अगर आप बैठे हो कॉलेज में, तो वहां पे अगर टीचर पढ़ा रहे हैं आपको सामने से और आपके दिमाग में चला कि यार लंच में मैं क्या लेके आ गया, कुछ अच्छा लेके आना चाहिए था, या चलो एक काम करते हैं लंच ब्रेक में मोमोज खाएंगे, तो इस तरह की जो चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं ये क्या है? लैक ऑफ अटेंशन, मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो जो आपसे बोला जा रहा है, तो ये भी क्या एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर नाम से पता चल रहा है कि लैंग्वेज की वजह से मैसेज कंप्लीट तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। सो है ना, जो लैंग्वेज है वो अलग अलग है। जैसे हम अगर हिंदी में बात कर रहे हैं, साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज अलग होगी, तो हम आप एक दूसरे के मैसेज को समझ नहीं पाएंगे, तो ये लैंग्वेज बैरियर हो गया। या फिर कई बार ऐसा हो गया होता है कि हम लोग ना टफ टर्म यूज कर लेते हैं, कोई ऐसे शब्द यूज कर ले जो कि टेक्निकल है, जो हम समझ नहीं पाए, बहुत टफ है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। कई बार हिंदी के ऐसे वर्ड्स होते हैं, हमें हिंदी आती है और हम हिंदी भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द मैंने यूज कर लिए, जैसे लौपथ गामिनी मैं बोल दूं, लौपथ गामिनी, हो सकता है कि आपको समझ में ना आ जाए, जबकि मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ, ट्रेन को हम लौपथ गामिनी कहते हैं हिंदी में। तो इस तरह के कुछ टेक्निकल टर्म्स हो सकते हैं जिसको मैंने यूज कर लिया, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला आपको। तो ये जो है इस तरह के अगर कोई बैरियर है तो लैंग्वेज बैरियर कहलाएगा। कल्चरल बैरियर क्या होता है? जहां पर कल्चर की वजह से चीजें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फिर हमें समझ में नहीं आता है, कंप्लीट जो मैसेज है वो उस तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता जिस तरीके से होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म जो होता है, इसको हम एक बार हिंदी में बता देता हूँ क्या बोलते हैं इसको हम लोग। इसको हम लोग जातीयतावाद हो गया, रूढ़िवादिता हो गई, स्टीरियोटाइपिंग, परस्पर विरोध, इस तरह की जो चीजें हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो अब एक एक करके समझ लेते हैं हम लोग। जातीयवादिता, एथनोसेंट्रिज्म जो है, ये क्या? इज द बिलीव दैट योर ऑन कल्चर और एथनिक ग्रुप इज सुपीरियर टू अदर कल्चर और एथनिक ग्रुप। मतलब जो हमारा कल्चर है, जहाँ जिस ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं, इसको हम सुपीरियर मानते हैं और दूसरे को हम इन्फीरियर मानते हैं, जिसकी वजह से उसकी बात को हम अनसुना कर देते हैं, या हम समझते नहीं है सही ढंग से कि वो क्या बोल रहा है, उसकी बात की वैल्यू नहीं रखी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तो आपने कई जगह सुना होगा कि अरे यार ये तो बिहारी है, ये बिहारी वाली बात कर रहे हैं। कितनी गलत बात है। क्या बिहार एक स्टेट नहीं है? क्या यहाँ के लोग इंटेलिजेंट नहीं है? क्या यहाँ के लोग आईएएस ऑफिसर नहीं बनते हैं? तो ये तो गलत बात हो गई ना। अगर हम इस तरीके से अपना कल्चर और जो हम अपने ग्रुप को सुपीरियर मानेंगे तो दूसरे को हम इतना इग्नोर करेंगे कि उसकी बात ही नहीं सुनते हैं, तो ये गलत बात हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। इसके अलावा और भी इसके एग्जाम्पल हो गए। हम किसी के
किसी अदर पीपल को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड प्रेफरेंसेस, कि वो खाने में क्या खाते हैं उसके बेसिस पे हम उनको जज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम उनकी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, और अगर कुछ बोल रहा है तो हम उसको अनसुना कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार ना टॉन्ट मारते हैं, अगर कोई साउथ इंडिया से हमारा भाई बहन आ गया तो उसको बोलते हैं वो सांबर डोसा, इस तरीके से बोलते हैं, कितनी गलत बात है। चाइना चाइना से कोई आ गया, चाइना तो अलग कंट्री हो गई, अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट से कोई स्टूडेंट आता है हमारे नॉर्थ इधर पढ़ने के लिए दिल्ली साइड या कहीं अदर इंडिया के स्टेट में, तो उसको मोमोस बोल के कई लोग चिढ़ाते हैं या इस तरीके से लोग टमाटो मारते हैं, तो कितनी गलत बात है, बहुत गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। चिंकी कई बार बोलते हैं, तो ये बहुत गलत चीजें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग ह्यूमन है, हम एज ए ह्यूमन हम लोगों सबको मिलजुल के रहना चाहिए, और इसी वजह से हम लोग कल्चरल डिफरेंस क्रिएट करके फिर हम एक दूसरे की बात को समझते नहीं सुनते नहीं, फिर गलत तरीके से मैसेज का इंटरप्रिटेशन हो जाता है। जज अदर बेस्ड ऑन देयर क्लोथिंग स्टाइल, कई बार कपड़ों के बेसिस पे भी हम लोग गलत तरीके से जज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मुस्लिम लोगों का पहनावा अलग होता है ना, ऐसे ही जो अदर रिलीजन है उनके सबके पहनावे अलग अलग है। वेस्टर्न में जाएंगे आप अमेरिका साइड, तो वहाँ पे अलग पहनावा है, वहाँ पे बिल्कुल जीन्स और बिल्कुल शॉर्ट कपड़े पहने जा रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो अगर आप इन चीज़ों के ऊपर मतलब इन चीज़ों के ऊपर जज करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर क्या होगा, आप चीज़ों को सुनेंगे नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, समझेंगे नहीं, तो जिसकी वजह से फिर जो है कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है। एथनोसेंट्रिज्म हो गया, स्टेरियोटाइपिंग हो गई। स्टेरियोटाइपिंग में क्या होता है, इट इज एन एक्ट ऑफ एट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन बेस्ड ऑन देयर एज, जेंडर, रेस और अदर फैक्टर्स। मतलब हम किसी के एज के बेसिस पे, जेंडर, रेस और अदर फैक्टर्स के बेसिस पे उसको अनसुना कर रहे हैं। हमारे अंदर रूढ़िवादिता है। जैसे अगर आप देखेंगे अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री हमें क्या बोलती है कि इंडिया के लोग अभी तक बीन बजाते हैं। बीन बजाना मतलब जो पहले के जमाने में होता था कि लोग सपेरे हुआ करते थे पहले के जमाने में ना, तो वो चीज अभी भी उनको लगता है कि आज भी इंडिया में सपेरे ही रहते हैं, तो हम लोग सपेरे बन के घूम रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हम तो चांद पे पहुंच चुके हैं, हम मंगल पे पहुंच चुके हैं। तो ये चीज गलत है, इस तरीके से स्टेरियोटाइपिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। और ऐसे ही हम किसी दूसरे कल्चर को, किसी दूसरे पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रेस या फिर अदर चीजों के फैक्टर्स पे हमें जज नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। जैसे अफ्रीका के लोग, अगर हम सोचें अफ्रीका, तो वहाँ के हमारे मन में आएगा कि तो काले लोग होते हैं जो एकदम बहुत ज्यादा काले होते हैं, जंगलों में रहते हैं, हुलुलुलु करते हैं, तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं है। अफ्रीका भी डेवलप हो चुका है पहले से बहुत ज्यादा, तो ऐसे हमें स्टेरियोटाइपिंग हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, हमें भी अपनी खुली सोच विचार रखनी चाहिए ताकि हम चीजों को समझ सकें कि सामने वाला क्या बोल रहा है। नेक्स्ट टाइप है इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर क्या है, अब देखो नाम से पता चल रहा है कि आप यहाँ पर आपको आपको या तो डर लग रहा है ना, या फिर आपको एंग्जाइटी हो रखी है, या फिर आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, या आपके अंदर रोना आ रहा है, आपके अंदर इमोशनल जो चीजें हैं वो आ रही हैं। तो जब ऐसा कुछ हो रहा होगा तब आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाता है। अगर आप रो रहे हो और मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, कुछ पढ़ाने लग जाऊँ बैठकर, आप रो रहे हो मैं आपको पढ़ाया जा रहा हूँ, तो क्या आप समझ पाओगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? नहीं समझ पाओगे। गुस्सा आ रहा है तो मैं आपको कुछ समझाऊंगा, तो इंसान गुस्से में उल्टे सीधे काम कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि उसका समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो इमोशनल बैरियर की वजह से हो जाती हैं, और फिर हम जो मैसेज है वो हम कंप्लीट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पाता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसकी वजह से बैरियर उत्पन्न हो गया है। जैसे सबसे पहले मालिक है, सीईओ है या एमडी है, उसके बाद आपका जनरल मैनेजर हो गया, फिर मैनेजर हो गया, फिर आपका एम्प्लॉय हो गया। आप एम्प्लॉय कोई बात अपनी पहुंचाना चाहता है सीईओ तक, तो वो नहीं पहुंचा पा रहा है, क्योंकि उसका ये है कि पहले आपको मैनेजर को बोलना है, मैनेजर जीएम को बोलेगा, जीएम बोलेगा सीईओ, जो कि हो ही नहीं पा रहा है। ये एम्प्लॉय मैनेजर को बोला है, मैनेजर आगे इसकी बात ही नहीं पहुंचाता है, तो गलत हो गया ना। फिर ये बैरियर हो गया जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके अंदर क्या होता है, that arises when a sender or the receiver of the communication is not able to express or receive the message with clarity। जैसे डिसलेक्सिया हो गया, नर्व डिसऑर्डर हो गया, मतलब आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको ना अच्छे से सुन पाते हो ना अच्छे से पढ़ पाते हो, तो दिक्कत हो जाती है, तो वहां पर फिर कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा तारे जमीन पर, है ना, उसमें क्या था, जो स्टूडेंट था, जो आमिर खान का जो स्टूडेंट होता है वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता, अच्छे से लिख नहीं पाता, उसका पढ़ाई में अच्छे से मन नहीं लग पाता है, तो उसको क्योंकि प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता था। इसको, इस तरह के बैरियर को हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर के नाम से जानते हैं। जैसे आपकी स्पीच में दिक्कत है, कुछ लोग तोतलाते हैं, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोगों को सुनने में दिक्कत होती है, कान में दिक्कत होती है ना, या कुछ लोगों को बीमारी हो जाती है डिस्लेक्सिया तरह की, तो ये आपकी फिजियोलॉजिकल बैरियर हो जाएगी। समझ में आ गया? आप हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट समझ गए ना, शारीरिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, भाषा संबंधी बाधाएं हो गई, जिसमें भाषा जो है
अलग अलग जगह की अलग अलग भाषाएं होती हैं जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते। सांस्कृतिक बाधा हुई कि अलग अलग संस्कृति के लोग होते हैं तो वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, आपस में बात नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। भावनात्मक बाधा हुई जहाँ पर लोग चिंता क्रोध या कर रहे होते तब तब भी जो मैसेज है कंप्लीट तरीके से पूरा नहीं हो पाता है। संगठनात्मक बाधा मतलब जो संगठन है, जो आपकी कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर इस तरीके का बैरियर बना हुआ है जिसकी वजह से जो कंप्लीट मैसेज है वो ऊपर से नीचे तक अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है। नेक्स्ट है आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन। गाइस ये भी 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर भी बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? जहां पर एक्सचेंज होता है मैसेज टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न इफेक्टिवली एंड कैन बी वर्बल, नॉर्मल और रिटर्न। और ये मैसेज जो किसी तरीके से भी हो सकता है, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, बस क्लासरूम के अंदर होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट्स के बीच में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव लर्निंग तब हो पाती है, अच्छे से इफेक्टिव लर्निंग तब हो पाती है जब स्टूडेंट्स तक प्रॉपर मैसेज पहुंच पाए जो टीचर पढ़ा रहा है। एक क्वेश्चन गाइस देखिए ये है जो आपके यूजीसी नेट पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है ये, और इसमें देखो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, मैनी मॉडर्न स्कॉलर्स कंसिडर द फॉलोइंग एज ए पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, विच ऑफ देम आर ट्रू। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन हेल्प्स क्रिएट नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। नॉलेज को क्रिएट करने में कम्युनिकेशन हेल्प करता है क्योंकि हम एक दूसरे से शेयर करते हैं नॉलेज, और कम्युनिकेशन उससे बिल्ड नॉलेज उससे बिल्ड होती है। और कोई जब नई चीज इन्वेंट की जाती है तो उसको भी कम्युनिकेट करके ही हम एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। इट डिफाइंस द ह्यूमन गोल्स, तो ये बात भी सही है कि जो ह्यूमन गोल्स हैं उसको डिफाइन किया जाता है कम्युनिकेशन के थ्रू। इट सपोर्ट्स एफर्ट टू चेंज सोशल नॉर्म्स, तो ये बात भी सही बोली जा रही है कि भाई ये सपोर्ट करता है सोशल नॉर्म्स जो है उसको चेंज करने में, उसको ठीक करने में, तो ये भी सही है। देन बोला जा रहा है कि इट मेक्स सिंपल टास्क कॉम्प्लेक्स, क्या ये सिंपल टास्क को कॉम्प्लेक्स बना देता है? सोच के देखो, क्या ऐसा करता है कम्युनिकेशन? मतलब मैं आपसे कोई काम बोल रहा हूँ कि सिंपल तरीके से भाई ये काम कर लो, तो आप उसको सुन के समझ के टफ हो जाएगा क्या आपके लिए? वो नहीं होगा ना। सिंपल काम को टफ कैसे बना सकता है कम्युनिकेशन? तो डी नहीं होना चाहिए, है ना। और डी नहीं होगा इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा एबीसी या बचा एसीई। आप ई और देख लेते हैं। इट प्रमोट्स प्रोपेगेंडा टेक्निक्स ऑल द टाइम, क्या कम्युनिकेशन जो है वो प्रमोट करता है प्रोपेगेंडा टेक्निक्स को ऑल द टाइम? तो ऐसे देखो ऐसा भी नहीं है। वैसे आज के टाइम पे तो ये हो ही रहा है, आप देखेंगे मीडिया के क्या हालात हो गए, हमारे इंडिया की मीडिया, इंडियन मीडिया के क्या हालात है। ऑल टाइम प्रोपेगेंडा चलता रहता है हमेशा, ऑल द टाइम। तो ये चीज अब हो रही है, लेकिन ई जो है वो नहीं होना चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो एटलीस्ट नहीं है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट तो कह सकते हैं कि भाई प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है कम्युनिकेशन से, तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया है पॉजिटिव एस्पेक्ट, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता पॉजिटिव एस्पेक्ट में। तो ए बी सी ही राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखो गाइस इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको एक पॉइंट ऐसा मिल गया इन पांचों स्टेटमेंट में, एक भी एक ऐसी स्टेटमेंट मिल गई जो जिसमें आप श्योर हो कि भाई ये तो नहीं हो सकता, तो उससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ये था ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट नंबर डी, इट मेक्स सिंपल टास्क कॉम्प्लेक्स, ये सिंपल टास्क को कॉम्प्लेक्स बना देता है। क्या कम्युनिकेशन ये काम करता है क्या, सिंपल टास्क को कॉम्प्लेक्स बना दे? तो ये तो करता नहीं। इसका मतलब ये, इसमें तो श्योर हूं मैं कि डी तो नहीं हो सकता, और डी नहीं हो सकता इसका मतलब ये नहीं है और ये नहीं है। इसका मतलब दो ही ऑप्शन बचे। और अगेन मैं बता दूं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में आपका प्रोपेगेंडा टेक्निक को फैलाना तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। तो गाइज ये अगेन ऐसा क्वेश्चन है कि आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे ना एग्जाम में और आपसे वही क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसीलिए गाइज यूजीसी नेट एग्जाम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो आपका सिलेबस है उसको पढ़ करके क्रैक नहीं होता है, आप कितना सोच पाते हो, आप कितना दिमाग लगा पाते हो, आपकी थिंकिंग स्किल कैसी है, इस चीज को भी ये एग्जाम जज करता है, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा एग्जाम में लॉजिकली सोचना, और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इजीली बन जाएंगे। तो जो हम पढ़ाते हैं, जब हम टीचिंग करते हैं क्लासरूम में, तो क्या क्या होना चाहिए ताकि इफेक्टिव तरीके से हम टीचिंग कर पाए? हमारा मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए, इधर उधर बातें घुमा घुमा के नहीं कहनी है, जो बात कहनी है डायरेक्ट कहो ताकि स्टूडेंट समझ पाए। यूज एवरीडे वर्ड्स, नॉर्मल एकदम सिंपल सिंपल शब्द हमें यूज करने चाहिए पढ़ाने टाइम पर ताकि स्टूडेंट समझ पाए। मैंने देखा कुछ क्लासों में, कुछ कॉलेजों में, कुछ स्कूलों में ऐसा होता है कि एकदम फटाटेदार इंग्लिश बोलने आया टीचर और बोल के समझा के पूरी क्लास लेके चला गया, स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या पढ़ाया टीचर ने आज में। तो अगर हर एक स्टूडेंट को इंग्लिश प्रॉपर तरीके से नहीं आती तो ऐसे में टीचर को कंप्लीट 100% इंग्लिश यूज नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपनी क्लास को देख के पढ़ाओ कि आपकी क्लास किस तरह की लैंग्वेज को समझ पा रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन जरूरी है, लैंग्वेज जरूरी नहीं है। तो हमें एवरीडे के वर्ड्स यूज करने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से समझ पाए। जब आप कल को टीचर बनेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना। इनकरेज करिए पार्टिसिपेशन ताकि स्टूडेंट्स बीच में इंटरेक्शन करें, क्वेश्चन पूछें और हम आपस में वो डिस्कस कर सकें। क्रिएट अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट ताकि स्टूडेंट्स इजीली समझ सके। ऐसे नहीं उसको डरा धमका के रखो, मुर्गा ही बना दो उसको ताकि फिर आप पढ़ाने लग जाओ, तो कैसे समझेगा अगर आपने उसको मुर्गा बना के रखा हुआ है। तो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए क्लासरूम के अंदर। फीडबैक दो स्टूडेंट को, बताओ कि भाई
आप लोग किस तरीके से बैठे हो, किस तरीके से बैठना चाहिए, इस तरीके से बैठोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। फीडबैक दो स्टूडेंट्स को उनका। यूज एक्टिव लिसनिंग, सुनिए ध्यान से कि टीचर क्या बोल रहा है, आप लोग भी सुनिए और टीचर भी सुने कि स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं। तो जितना ज्यादा एक्टिव लिसनिंग होगी उतना अच्छे से कम्युनिकेशन प्रोसेस हो पाएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करिए। एज ए टीचर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं क्लासरूम में, जैसे बॉडी लैंग्वेज होगी, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। कई बार हम घूरते हैं बच्चों को तो बच्चे डर जाते हैं कि अरे सर हमें घूर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हमें वहां पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका मतलब है चुप रहने का संकेत दिया जा रहा है। गिव पॉजिटिव फीडबैक, किसी बच्चे को अप्रिशिएट कर दो, है ना, ताकि वो जब आप उसको प्रेज करोगे, उसकी तारीफ कर दोगे तो वो और अच्छे से मेहनत करेगा, उसको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, है ना। तो हमेशा क्लास रूम में पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव फीडबैक देना है बच्चों को, ताकि वो और अच्छे से अपनी लाइफ में बढ़ सके आगे। चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट्स को चेक करते रहिए कि क्या वो समझ पा रहे हैं। इससे उनको बोलिए कि पॉइंट्स को रिपीट करिए ताकि उनको पॉइंट्स याद रहें। मैं हमेशा कहता हूँ आपको रिवीजन करनी है, याद करना है। तो ये क्यों? क्योंकि मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता हूँ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, आप लोग लंबे टाइम तक याद रख सकें। टाइप्स ऑफ मास मीडिया, गाइस ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल मीडिया क्या होता है? जब हम लोग बिल्कुल ही जो पुराने टाइम की जो चीजें, जैसे नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे, आपको पता है नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे पहले, जब हमारे मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे तब नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे। या गली में आते थे लोग बाग ढपली बजाते हुए, बताते थे कि आज सुनो 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 आज ये होने वाला है। तो वो क्या था? वो सब आपके ट्रेडिशनल मीडिया थे, जिसमें कुछ अनाउंसमेंट की जाती है, कुछ किसी चीज के बारे में बताया जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद प्रिंट मीडिया आया। प्रिंट मीडिया में क्या होता है? जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, इसमें आपकी न्यूज आती है, खबरें आती है जिसको आप पढ़ते हो, कम्युनिकेशन इसके थ्रू आप कर पाते हो। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, जैसे आपके आज तक चैनल हो गया, है ना, न्यूज चैनल्स हो गए, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। आउटडोर मीडिया, आउटडोर मीडिया क्या होता है? जब आप घर से बाहर निकलते हो, हमने देखा हुआ क्या होगा कि रोड के आसपास बैनर लगे होते हैं, बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं कि यहाँ पर 2 BHK के फ्लैट है, बुक कर लो, या फिर ये न्यू कार आ रही है, न्यू कार बुक कर लो, या इस बैंक में अकाउंट खुलवा लो। तो ये जो बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं रोड के किनारे या फिर किसी मॉल के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, ये जो होते हैं इसको हम लोग आउटडोर मीडिया के नाम से जानते हैं। ट्रांजिट मीडिया क्या होता है? जो मतलब परिवहन में यूज होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। जैसे मेट्रो में देखेंगे, मेट्रो के ऊपर भी कई बार एड लगा दी जाती है, बस के पीछे एड लगा दी जाती है, ऑटो के पीछे एड लगी होती है ना, ऑटो के पीछे नहीं लोग स्टिकर चिपका देते हैं। तो इस तरह की जो एड होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट मीडिया। और जो आपका लास्ट है दैट इज न्यू मीडिया, जो कि डिजिटल मीडिया है। जैसे आप अपना मोबाइल फोन ओपन करेंगे तो जब अगर कोई आपने ऐप ओपन करी तो वहां पे ऐड आ जाती है। यूट्यूब ओपन किया तो यूट्यूब में ऐड आ जाती है। इस तरह की जो ऐड है वो आपको डिजिटल मीडिया के नाम से जाना जाता है, जहां पर आप बिल्कुल ही नए तरीके से ऐड आ रही है डिजिटल फॉर्मेट में, और उसको चेंज भी किया जा सकता है इमीडिएटली। गाइस देखिए, ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज का कम्युनिकेशन से ही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, इसमें से कौन सा जो कम्युनिकेशन प्रोफेशनल नहीं है? तो अगेन ये इस तरह का टॉपिक है कि आप कितने भी टॉपिक पढ़ लें यूजीसी नेट की यूनिट से, बट इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको लॉजिकली सोचना ही पड़ेगा, लॉजिक लगा करके। तो यहाँ पे बोला गया कि कौन सा कम्युनिकेशन प्रोफेशनल नहीं है, नॉट बोला गया है। तो जर्नलिस्ट होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल होते हैं, एडवर्टाइजर भी प्रोफेशनली कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा न्यूज रीडर भी कम्युनिकेशन जो है प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। बट स्मार्टफोन तो एक फोन है, वो कैसे करेगा प्रोफेशनली कम्युनिकेट, है ना, वो तो एक अलग ही लग रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगेन ये इस तरह का क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको लॉजिक लगा करके सोचना पड़ेगा, और यहाँ पर आप जो सिलेबस के अंदर टॉपिक है उनको पढ़ के आप इस तरह के क्वेश्चन के आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन कह सकते हो आप, ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन है। मतलब आपने कम्युनिकेशन वाली यूनिट को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, फिर भी आप लॉजिकली सोचेंगे एग्जाम में और आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका मास मीडिया एंड सोसाइटी। अब मास मीडिया का सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ऐसे देखो, इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन को पहुंचाना सोसाइटी तक, सोशलाइजेशन बढ़ाना ताकि लोग मिलजुल कर रह सकें और एक दूसरे को समझ सकें, एंटरटेनमेंट क्रिएट करना, पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करना, कल्चरल ट्रांसमिशन करना। कल्चरल ट्रांसमिशन मतलब कि हमारी पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक कल्चर जाए, उससे अगली पीढ़ी तक कल्चर जाए कि हम किस तरीके से रहते हैं, क्या खाते पीते हैं। कैटलिस्ट टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में एक सहारा बनना, एक चेंज लाना ताकि स्पीड से डेवलपमेंट हो सके। तो ये सब मीडिया के काम है, लेकिन आपको पता है इंडिया की मीडिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। खैर उसके बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज हमें नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, बट इंडिया की मीडिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। ये इसमें से जितने भी मैंने पॉइंट बोले, एक भी पॉइंट के ऊपर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय है हम सभी के लिए। क्योंकि हम, इंडिया हमारा घर है। अगर आपके घर में सोच के देखो, अगर आपकी 5 फैमिली है, 5 मेंबर आपके घर में, जिसमें 3 लोगों के अंदर 3 लोगों की लड़ाई चल रही है, कि आप सुकून से रह पाओगे उस घर में? दिक्कत होगी ना आपको उस घर में रहने में। मतलब कहने का कि आप जो तरीके से आप काम कर पाते हो, जिस तरीके से आप पढ़ाई कर पाते हो घर में रह करके, आपको शांति चाहिए होती चीजों को करने के लिए। तो इंडिया हमारा घर है, अगर हम लोग मिलजुल के नहीं रहेंगे या मीडिया अपना रोल नहीं निभाएगी तो दिक्कत ही होगी। तो वो वाली बात है, मतलब इसका इफेक्ट सबके ऊपर पड़ता है फिर।
नेक्स्ट आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या है गाइस, ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए सुन लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। इसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशन आ जाता है कि फेस पे आप क्या दिखा रहे हो, जेस्चर आ जाते हैं। जेस्चर मतलब कि आप किस तरीके से आपके हाथ पैर मूव कर रहे हैं, आपके आंखें कैसे ब्लिंक कर रही हैं, मूवमेंट्स आ जाते हैं हमारे हाथों पैरों के, आई कांटेक्ट आ जाता है इसके अंदर, नॉडिंग द हेड आ जाता है, मतलब सर हिलाना। फिजिकल अपीयरेंस आ जाता है कि आप किस तरीके से दिख रहे हो, क्योंकि अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हैं इसका मतलब आप प्रेजेंटेशन देने आए हुए हैं, फिर आप अच्छी सी चीजों को प्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो आपका फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत मैटर करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। आप टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो फेशियल एक्सप्रेशन इसके अंदर आ गया, जेस्चर आ गए, जैसे कि मूवमेंट्स लाइक वेविंग और पॉइंटिंग, मतलब हाथों को हिलाना कि जाओ या रुक जाओ, इस तरीके से। पैरालिंग्विस्टिक हो गए, जैसे कि आप, पैरालिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि एक ऐसी लैंग्वेज का यूज करना जिसके अंदर वर्ड्स नहीं है, याद रखो वर्ड्स नहीं है। जैसे निम्डा अष्टाभूतला, याद है बाहुबली, बाहुबली में क्या था, वो जो यूज करता था वो पैरालिंग्विस्टिक थी, जिसके अंदर क्या होता है कि मतलब वो कुछ बोल तो रहा है लेकिन अब उसके अंदर वर्ड्स नहीं है, तो इन्वॉल्व टू उसको टोन, जो आपकी टोन होती है उसको इन्वॉल्व करना, लाउडनेस की कितना जोर से बोले हो, धीरे से बोले हो, पिच ऑफ वॉइस, इस तरह की जो चीजें होती हैं, इससे आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रही होती है। बॉडी लैंग्वेज हो गया, जैसे आपका हाथों पैरों का मूव करना इस तरीके से। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है कि आप कितना पास में खड़े होकर के बात कर रहे हो, जैसे अगर आप मम्मी पापा से बात करोगे तो बहुत पास में खड़े होकर बात करोगे, लेकिन अगर आप अपने मैनेजर से बात करो, जनरल मैनेजर से बात करो, तो आप फॉर्मल तरीके से दूर खड़े होकर के बात करते हो, इतना मतलब पास में जाके खड़े नहीं होते, इसको बिल्कुल मुंह पे खड़े हो जाओ, तो वो वाली चीजें आ जाती हैं। तो इसको भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर रखा हुआ है। गाइस बहुत मेहनत लगती है इस तरह का कंटेंट क्रिएट करने में, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके आप जो अपना फीडबैक है वो दिया करो कमेंट सेक्शन में। आपको क्लासेस समझ में आती हैं, समझ में नहीं आता है, आपको क्लासेस कैसी लगती हैं, आप अपने कमेंट सेक्शन में जो अपने व्यूज जो हैं, अपने आइडियाज जो हैं वो शेयर किया करो, अपने फीडबैक दिया करो कि क्लासेस आपको अच्छी लगती है नहीं लगती हैं। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने फीडबैक दिया करो कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करके उन सभी के साथ शेयर करो जो भी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के। अगर किसी ग्रुप में ऐड हैं तो आप उस ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो इस काम को आप जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो इस मिनिमम टाइम में तो इतना ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट कंटेंट आपको मिल जाए एक ही जगह पर, वो भी क्रिस्प वे में, तो आप अभी भी इनरोल कर सकते हैं। हमारा स्पेशल एग्जाम टारगेटेड कोर्स अवेलेबल है, जिससे जो आपका तैयारी है, जो आपकी प्रिपरेशन है, सुपर फास्ट तरीके से हो जाएगी। अभी भी मौका है, अभी भी आप इस पेपर वन का कंप्लीट कंटेंट मिनिमम टाइम में फिनिश कर सकते हैं। तो पेपर वन के अलावा कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस भी हम पढ़ाते हैं, तो उसकी कॉम्बो कोर्स भी आपको अवेलेबल है। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। So thank you and share this video with all UGC-NET aspirants. Subscribe for UGC-NET update and assistant professor job related updates. Guys इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।